डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि कोलोइडल अवस्था एक विषमवांगी तंत्र माना जा सकता है। इसमें निम्न अवयव होते हैं। एक तो डिस्पर्स फेज होती है, दूसरा डिस्पर्स मीडियम होता है और तीसरा जो है वो स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। डिस्पर्स फेज वह फेज होती है जिसमें असतत और आंतरिक प्रवस्था इनर फेज भी कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न स्थूल कण होते हैं जिन्हें कोलोइडल पार्टिकल कहते हैं। ये कण सूक्ष्म या वास्तविक विलयन के कणों से काफ़ी बड़े होते हैं। दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। इस मीडियम के अंदर ये भारी अवस्था की रचना करता है। इसमें वितरित प्रवस्था विद्यमान रहती है। ये वितरित प्रवस्था के लिए एक माध्यम है जिसमें अणु सतत रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि जल में जो है वो स्वर्ण सॉल में स्वर्ण कण जो है वो परीक्षित अवस्था में रहते हैं। तीसरा इसमें होता है स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट एक ऐसा यौगिक होता है जो कोलोइडल कणों को एक दूसरे से पृथक रखता है और कोलोइडल अवस्था जो है वो बनाए रखता है। आज हम पढ़ेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन के जो हैं वो कितने तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं। जैसा आप टेबल में देख रहे हैं, ये टेबल के अंदर जो है वो एक तो डिस्पर्स फेज बताया गया, डिस्पर्स मीडियम है, उनका कॉमन नाम है और उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है। यानी गैस को हम किसी लिक्विड में घोलेंगे तो उसको साधारणतः हम फोम कहते हैं। और उदाहरण है साबुन फोम के रूप में, फोम क्रीम के रूप में या शेविंग क्रीम के रूप में। अगर डिस्पर्स फेज्ड गैस है और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है तो वो सॉलिड फॉर्म कहलाएगा। और इसमें प्यूमिक स्टोन, रबर, सिंथेटिक फोम, ब्रेड, कॉर्क, केक, ड्राई सी फोम, समुद्री झाग जो होता है उसको ड्राई जो मिलता है वो इसका उदाहरण है। अगर डिस्पर्स फेज्ड लिक्विड है और मीडियम गैस है तो उसको हम एरोसोल कहते हैं। जैसे बादल, धुआं, कोहरा, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे जो हम करते हैं, कीटनाशक, वह आते हैं। लिक्विड जो है वो इमल्शन कहलाता है। इसमें मिल्क है, इमल्शन ऑयल है। ऑयल को अगर हम पानी में मिक्स करें या कोई हेयर क्रीम जो है वो इसके उदाहरण है। अगर लिक्विड को सॉलिड में घोलते हैं तो जेल मिलता है या सॉलिड इमल्शन बनता है, जिससे जेली, चीज़, बटर, दही, शू पॉलिश वगैरह बनती है। सॉलिड को अगर हम गैस में घोलते हैं तो ये सॉलिड एरोसोल कहलाता है, जैसे धुआं है और आंधी है। सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो ये सोल कहलाते हैं, जैसे गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, स्टार्च सॉल्यूशन आदि। इसमें अगर सॉलिड का सॉलिड में करें तो वो सॉलिड सोल कहलाता है, जैसे रूबी जो रत्न है या प्रेशियस स्टोन्स हैं या मिनरल्स, ओपल हैं या कोई एलॉय होती हैं। यह जान लें हम कि अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है या डिस्पर्शन फेज जो है वो सॉलिड है तो ऐसे कोलाइडेट को हम सोल कहते हैं। जब पानी जो है वो डिस्पर्शन मीडियम के लिए काम में लिया जाता है तो उसे हम हाइड्रोसोल कहते हैं। इसी तरीके से जगह डिस्पर्शन मीडियम अगर बेंजीन, अल्कोहल और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसके हम कहते हैं बेंजोसोल, एल्कोसोल और ऑर्गेनोसोल कहा जाता है। जब ये एयर के अंदर डिस्पर्शन मीडियम रखा जाता है तो उसे हम एरोसोल जो है वो कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड। जो डिस्पर्शन फेज के व्यवहार के आधार पर हम इनको जो है वो दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है लायोफिलिक या लिक्विड लविंग और दूसरा है लायोफोबिक या लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स। परिक्षेपण माध्यम जल होने पर उन्हें हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, और अगर वो वाटर रिपेलेंट होता है यानी जल विरोधी होता है तो उसको हम हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहते हैं। आज अभी हम पहले ले रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड। जिन विलयनों में वितरित प्रवस्था तथा वितरित माध्यम के मध्य तीव्र आकर्षण होता है उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। ये कोलाइड विलायक के संपर्क में आकर सरलता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। उदाहरण हैं प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, गौन आदि। इन्हें जो है वो द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इनके अंदर जो होते हैं वह निम्न लक्षण होते हैं।
जैसे इनमें वितरित प्रवस्था व वितरित माध्यम को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा, ये स्थायी होते हैं, इनका शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता, इन्हें स्कंदित करने के लिए या तो गर्म किया जाता है या कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। ये विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से स्कंदित नहीं होते। ये उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात स्कंदित होने के बाद वाष्पीकरण से ठोस प्राप्त करके उसे वितरित माध्यम में घोलने से उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रोटीन का जल में कोलाइडल अथवा उच्च बहुलक का कार्बनिक विलायकों में कोलाइडल द्रव स्नेही कोलाइडल के उदाहरण हैं। यदि कोलाइडल विलयन का परिक्षेपण माध्यम जल है तब इस जल को जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक कोलाइडल कहते हैं। अब हम ले रहे हैं दूसरी कैटेगरी, द्रव विरोधी कोलाइडल। जब वितरित प्रवस्था तथा वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण न हो अथवा प्रतिकर्षण हो तो उन विलयनों को जल विरोधी कोलाइडल कहा जाता है। इनके लक्षण ये होते हैं कि ये वितरित प्रवस्था और वितरित माध्यम को सीधा मिलाने से इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको बनाने के लिए विशिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। ये अस्थायी होते हैं, इन्हें प्रिजर्व करने के लिए इसमें स्थायी कारक पदार्थ डालने की आवश्यकता पड़ती है। इनमें कोलाइडल विलयन विद्युत अपघटन की अल्प मात्रा से स्कंदित होते हैं। यह अनुक्रमणीय होते हैं, अर्थात स्कंदित होने के बाद उन्हें वितरित माध्यम के साथ मिलाने पर मात्र से सोल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कई धातु और उनके सल्फाइड, ऑक्साइड जैसे अघुलनशील लवणों के कोलाइडल आदि द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण हैं। अब हम देखें, यदि जल विलयन का परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। आगे आप देख रहे हैं जल स्नेही यानी लायोफिलिक और जल विरोधी कोलाइडल की तुलना जो है वो इस टेबल में की गई है। इसके अंदर पहला है निर्माण। निर्माण में निर्माण सरल है व परिक्षेपण माध्यम में साधारण हिलाने की क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। इसके अंदर इनका निर्माण आसान नहीं होता, इन्हें विशेष विधि के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है साइज ऑफ पार्टिकल, घनत्व। साइज ऑफ पार्टिकल के अंदर इसमें अणु कोलाइडल कणों के आकार होते हैं और जल विरोधी के अंदर इनके कण कई अणुओं से मिलकर बनने से बनते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं सॉल्वेशन। ये जो पार्टिकल होते हैं इनका सॉल्वेशन हो जाता है, यानी यह संकृत अवस्था में हो जाते हैं, जबकि जल विरोधी जो होते हैं वो संकृत अवस्था में नहीं होते। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल प्रवस्था की प्रकृति। कोलाइडल प्रवस्था की प्रकृति रिवर्सिबल होती है, जबकि लायोफोबिक के अंदर ये इरिवर्सिबल होती है। स्टेबिलिटी, स्थायित्व। इनका जो स्थायित्व होता है वो ज़्यादा होता है और ये कम स्टेबल होते हैं। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी जल वैद्युत अपघट्य का प्रभाव। जल वैद्युतीय अपघट्य में जो जल स्नेही वाले होते हैं ये थोड़ी मात्रा में इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अधिक मात्रा में ये स्कंदित हो जाते हैं, और जल विरोधी वाले हैं ये बहुत थोड़ी मात्रा में स्कंदन होता है। अगला है इसके अंदर चार्ज ऑफ द पार्टिकल, कि उसके पार्टिकल्स पर कौन सा आवेश जो है वो रहता है। इसके अंदर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहता, लेकिन ये कभी चार्ज होता है तो बहुत कम होता है, जबकि लायोफोबिक में या तो ये पॉजिटिव चार्ज के होते हैं या ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत अपघट्य में इनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो है वो एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ जाते हैं, ये नहीं जाते हैं जबकि जल विरोधी वाले जो होते हैं वो जाते हैं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम कहते हैं श्यानता। इनकी श्यानता जल से जो है वो अधिक होती है। मोस्टली हम जो है वो डिस्पर्शन मीडियम जो है वो जल लेते हैं। इसके अंदर जल विरोधी वाले द्रव विरोधी में इनकी श्यानता जो होती है वो जल से के बराबर होती है। पृष्ठ तनाव, इनका पृष्ठ तनाव जल के तनाव से कम होता है, और इसके अंदर आप देखें
तो ये विस्कोसिटी जो होती है वो डिस्पर्शन मीडियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जल के अंदर इसको घोलते हैं, और इनकी विस्कोसिटी जो होती है वो जल के बराबर होती है। पृष्ठ तनाव, इनका पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, इनका जल के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर लोअरिंग होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो इनका बहुत लो होता है। नेक्स्ट है इनकी विजिबिलिटी, जो इनके अंदर अगर हम देखें तो पार्टिकल को इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इनको देखा जा सकता है, को भी नहीं देखा जा सकता, और इसमें जल विरोधी में इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं जेलेटिन, गॉन, स्टार्च, ग्लू। जबकि लायोफोबिक यानी जल, उसके एग्जाम्पल हैं सोल ऑफ मेटल और मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड्स इन वाटर। थैंक यू।